बहुत समय पहले की बात है। गुलशनपुर नाम के गांव में शीतल और कोयल नाम की दो सहेलियां रहती थीं। शीतल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं कोयल का रंग सांवला था। बचपन से ही वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करती थीं। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। हर कोई उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठी हुई थीं, लेकिन कोयल बहुत उदास थी। तभी शीतल ने उससे कहा, अरे कोयल, क्या हुआ? तू मुँह लटका कर क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? शीतल, अगले महीने तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरे मम्मी पापा की तरह। कोयल, हम दोनों दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। आखिर कल को तो तेरी भी शादी हो जाएगी ना, फिर तो तू भी अपने घर चली जाएगी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पगली, तू चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। आनंद की पोस्टिंग पास के गांव में ही है, तो 2-3 महीने में एक बार तो तुझसे मिलने आ ही जाऊंगी। देखते ही देखते शीतल की शादी का दिन भी आ जाता है। कोयल शादी में अपनी सौतेली माँ के साथ एक मामूली सा फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुँच जाती है और शीतल से कहती है, शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी बहन। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोयल, कितनी कमजोर हो गई है तू, ठीक से खाना वाना नहीं खाती है क्या? पता नहीं शीतल, आजकल खाना शरीर को लग ही नहीं रहा। अच्छा, तुम अपना और जीजा जी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोयल, चलो अब खाना खाकर जल्दी से घर चलो, बहुत टाइम हो गया है। देखो ना माँ, शीतल की कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रही हैं। शीतल भी तो कितनी सुंदर है, तभी तो उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना काली कलूटी है। अच्छा लड़का पाने के लिए अच्छी सूरत का भी होना बहुत जरूरी है। अरे चाची, कोयल के चेहरे में क्या बुराई है जो आप इसे इतना सुना रही हैं? कोयल भी तो कितनी सुंदर है। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार की भी जरूरत है। तू तो इसी की साइड लेगी ना, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। देखो, सीधी सी बात है, कौवा कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले, लेकिन कौवा कभी भी हंस नहीं बन सकता। इसके लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया, चंदन हल्दी सबका लेप लगाया, लेकिन मजाल है जो ये काली सुंदर हो जाए। अरे आंटी जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये आपकी बेटी है। कोयल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो। 1 हफ्ते बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद शीतल की विदाई हो जाती है और शीतल अपने ससुराल चली जाती है। शीतल दिल की बहुत ही अच्छी थी। आते ही उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। आनंद भी शीतल को बहुत प्यार करता है। एक दिन आनंद शीतल से कहता है, हमारी शादी में वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा था, मुझे बहुत बुरा लगा था। अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर कोयल उनकी सौतेली बेटी है, ऐसा सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। भला कोई अपनी सौतेली बेटी से इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है? बेचारी कोयल गरीबी और अपनी सौतेली माँ से परेशान है। हाँ, कोयल गरीबी और अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। हम कल ही उसके घर पर जाकर उसे समझाते हैं। अगले ही दिन शीतल और आनंद उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पर पहुँचते हैं। तो घर के बाहर से ही कोयल की सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बलमोही, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना? ये कैसी सफाई करी है तूने? और ये कपड़े अभी तक नहीं धोए तूने? हाँ माँ, अभी करती हूँ, पहले मैं हाथ मुँह धो लूँ। बार बार हाथ मुँह धोने से तू गोरी नहीं हो जाएगी। हाथ मुँह बाद में धो लेना, जल्दी से पहले काम खत्म कर। तभी शीतल और आनंद घर के अंदर आ जाते हैं और शीतल कहती है,
नमस्ते चाची, कैसी हैं आप? चाची, ये मिठाई आपके लिए और ये साड़ी मेरी प्यारी कोयल के लिए। अरे वाह, मेरे लिए साड़ी। तू कुछ भी पहन ले, रहेगी तो कौरी कलूटी ही। अरे चाची, आप फिर शुरू हो गई। चाची, अब तो कोयल की भी शादी होने वाली है। भगवान करे मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लड़का मिले, इसकी भी अच्छे घर में शादी हो और इसकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। अरे कौन करेगा इससे शादी? लड़के वाले तो इसका काला चेहरा देख कर ही भाग जाते हैं। देखना चाची, इस बार लड़के वाले कोयल को देखते ही पसंद कर लेंगे। इतना बोलकर शीतल और कोयल अंदर कमरे में चली जाती हैं। फिर शीतल कोयल से कहती है, कोयल, ये जादुई साड़ी है। ये मेरी स्वर्गवासी दादी ने मुझे दी थी। मेरी दादी एक जादूगरनी थी और ये साड़ी देते हुए उन्होंने कहा था, जब सच में तुम्हें इसकी जरूरत हो तभी इसे पहनना। मुझे तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम ये साड़ी पहनो, फिर देखो इसका कमाल। फिर कोयल वो साड़ी लेकर खुशी खुशी पहनने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में कोयल साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। फिर जादुई साड़ी अपना जादू दिखाती है और कोयल बहुत ही सुंदर हो जाती है। शीतल और कोयल दोनों ये देखकर चौंक जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर जैसे ही कोयल और शीतल बाहर आती हैं, तो कोयल की सौतेली माँ उसे देखकर चौंक जाती है। तभी शीतल बोलती है, चाची, देखो मेरी सहेली को, कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे कोयल, तुम तो सुंदर परी बन गई हो। अरे ये कैसे हो गया? इतनी सुंदर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या लगा दिया चेहरे पर शीतल, जो ये इतनी गोरी हो गई? चाची, आप बताओ, मेरी सहेली को लड़के वाले पसंद करेंगे या नहीं? अरे अब तो कोयल को देखते ही लड़के वाले पसंद कर लेंगे और बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। सौतेली माँ कोयल को गले से लगा लेती है और कुछ ही दिनों में कोयल के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। फिर कोयल की भी शादी हो जाती है और अब कोयल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी। साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे, तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है। इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते, उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है फिर कविता से मिलना मेरा कब हो। और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी।
ठीक है तनु बेटा। कविता, तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा, तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी न रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप। अरे सोनम कैसी हो? कविता, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए चाय। और सोनम, आपके लिए क्या लाऊं? चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम, ये मेरी बचपन की सहेली कविता है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी, आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है। तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कविता की बारात वापस चली जाती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला इसका कौन हाथ थामेगा? तनु, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक, मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवा कर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे।
अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माई ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता। वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वही विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। और विक्रम, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी।
उसकी नीली नीली आंखें, गुलाब की तरह लाल होठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे। और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवाकर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है।
तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें खुद छोड़ने वाली थी क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली। अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है। पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है।